नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गॉड दी गड्डी में। देखिए साथियों, मैंने कक्षा 12 की जो है एक पुस्तक पूरी कर दी और उसके अलावा कुछ कक्षा 10वीं के जो है प्री बोर्ड है वो डाले थे। अब मैं आपके साथ पास में लेकर आया हूँ एक क्रमबद्ध अध्ययन, यानी एक व्यवस्थित तरीके से अब हम पढ़ेंगे हिंदी, क्योंकि परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले वीडियो बनाए थे। अब एकदम क्लियर है, बोर्ड परीक्षाएं हैं, लगभग पूरी होने को है, हिंदी की पूरी परीक्षाएं हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं शुरुआत से। जिस किसी भी विद्यार्थी को कक्षा 6 से लेकर 12 की, साथ ही साथ में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की जो भी व्याकरण संबंधी तैयारी करनी है, वो मेरी इस व्याकरण को देखकर पूरी कर सकते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है कि पूरे में से पूरे अंक लाने के लायक मैं ऐसे वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप साथ में जुड़े रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करें आप भी। चलिए चलते हैं सामान्य परिचय में। हिंदी व्याकरण में क्या होता है, किस तरीके से, किस क्रम में होता है। देखिए साथियों, जब हमारे मस्तिष्क में एक निश्चित संरचना हो ना, तब हम हर चीज को आसानी से समझ सकते हैं। तो वो संरचना वाला रूप में आपको समझा रहा हूं किस तरीके से होता है। देखिए साथियों, सामान्य परिचय, हमारी जो हिंदी है उसको विभिन्न प्रकारों से विभक्त किया गया है। उसमें मुख्यतः जो रूप है वो देखिए क्या है। पहला रूप है व्याकरण और दूसरा रूप है काव्य शास्त्र। व्याकरण कक्षा 12 तक चलती है। कुछ टॉपिक है वो 10वीं तक तो ज्यादा चलते हैं, और एक दो टॉपिक, 2-3 टॉपिक है वो कक्षा 11-12 में भी आते हैं। साथ ही कक्षा 11 से काव्य शास्त्र भी शुरू हो जाता है। आजकल 10वीं कक्षा की कुछ पुस्तकों में भी, जैसे विभिन्न बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, इनमें भी कक्षा 10वीं में भी काव्य शास्त्र के एक आध टॉपिक देखने को मिलते हैं। तो अब उनको हम समझेंगे कैसे होता है ये व्याकरण है। उसको शुरुआती रूप है वो 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये 3 रूप है। वर्ण विचार जो शुरू होता है उसमें 2 प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं। एक तो होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। इनका भी वर्गीकरण अलग अलग तरीकों से किया गया है। मुख से कहां से उच्चारित होते हैं इसके आधार पर, मुख से प्राणवायु कितनी निकलती है, श्वास यानी, तो वो कितनी निकलती है उसके आधार पर, गूंज कितनी होती है उसके आधार पर, ये अलग अलग आधार है। वो मैं सारे एकदम क्लियर करूंगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वालों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा जो वर्ण विचार वाला होगा। हालांकि मैं भी सामान्य परिचय दे रहा हूं। तो उपर्युक्त दोनों का मात्रा काल, स्वर का हो चाहे व्यंजन का, उच्चारण, कंपन, श्वास वायु आदि के आधारों पर कहां से उसका उच्चारण है, ये सब आधारों के जो जितने भी भेद होंगे, जितने भी समझाने के जो तरीके होंगे, वो सब मैं एकदम क्लियर कर दूंगा। साथ ही वर्ण विचार को एकदम क्लियर करने के बाद में मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा कि शब्दकोश में, जिसको हम कहते हैं डिक्शनरी, तो शब्दकोश में किस प्रकार से इनको ढूंढा जाता है, क्योंकि शब्दकोश में क्रम किस तरीके से आता है, कोई सा भी शब्द पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, उसको किस प्रकार से हम विभाजित करके पता कर सकते हैं कि भाई कौन सा पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आएगा। तो ये परीक्षा में पहले दिया जाता था, आजकल भी कभी कभार दे दिया जाता है। फिर देखिए शब्द विचार, पहला हो गया वर्ण विचार, समझा है, अभी पूरा क्लियर नहीं किया है, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। फिर है शब्द विचार। शब्द विचार के 4 आधार है। शब्द विचार के 4 आधार है। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा है रूप परिवर्तन के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर यानी कहां से उत्पत्ति हुई उसके आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। रचना के आधार पर, रचना को व्युत्पत्ति शब्द भी कहा जाता है। व्युत्पत्ति कठिन है इसलिए मैंने रचना शब्द का प्रयोग किया। तो रचना के आधार पर रचना कैसे हुई, वह मूल स्वरूप में है या उसमें कुछ जुड़ा हुआ है, और जुड़ा होने के बाद भी कुछ अलग अर्थ दे रहा है। तो इस प्रकार से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ है, इन 3 भेदों में इनको डाला गया। फिर है अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, संख्या की इनकी निश्चित नहीं होती। तो निरर्थक और सार्थक, निरर्थक का तो कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कोई अर्थ न हो, जैसे लमक है, नमक तो होता है लेकिन लमक नाम का कोई शब्द नहीं है, ये निरर्थक है। तो अपन सार्थक की बात करते हैं। सार्थक में देखो अर्थ के आधार पर 3 प्रकार तो ये माने गए हैं, वाचक, लक्षक
और व्यंजक। फिर उसके बाद में एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, युग्म शब्द जिन्हें कहा जाता है, समूहवाची शब्द, ध्वन्यार्थक शब्द आदि। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, अभी और हैं। तो इन सबको हम क्रम से एक एक करके व्यवस्थित रूप में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आते हैं रूप परिवर्तन के आधार पर, जिनका रूप बदल जाता है, जिनका रूप बदल जाता है। जो रूप नहीं बदलता वो होते हैं अविकारी, और जिनका रूप बदल जाता है वो है विकारी। तो रूप बदलने वाले विकारी, रूप नहीं बदलने वाले अविकारी। विकारी के 4 भेद माने गए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्दों के जो भेद माने गए हैं वे है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण। हालांकि इनका क्रम अलग अलग पुस्तकों में मैं अपने अनुसार बताता हूं, जैसे रटा है, मैंने याद किया है, समझा है। क्रिया विशेषण पहले आता है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि आते हैं। क्रम कोई नहीं पूछता है, हाँ ये जरूर पूछते हैं कितने होते हैं। तो अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, विकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। शब्द फिर देखिए, ये सब पढ़ने के बाद में इनमें क्या संज्ञा के भेद पढ़ेंगे हम। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, विशेषण के 5 भेद होते हैं। हालांकि मूलतः तो 4 भेद ही होते हैं, पर 4+1 लिखा जाता है। और क्रिया के किन किन आधारों पर कौन कौन से भेद होते हैं वो भी हम देखेंगे। क्रिया के भी अनेक आधार हैं, उन आधारों के अनुसार हम देखेंगे भेद। फिर यह क्रिया विशेषण, इसके भी 4 भेद होते हैं। संबंध बोधक, संबंध बोधक, इसके भी अगर कोई भेद होंगे तो हम देखेंगे। समुच्चय बोधक के भेद हम देखेंगे, विस्मयादि बोधक के भेद और उदाहरण हम देखेंगे। फिर उसके बाद में चलते हैं शब्द रूपांतरण। किसी भी शब्द का रूप भी बदलता है, वो रूप किन किन आधारों पर बदलता है, वो 5 है। लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य के अनुसार बदलता है। तो इसीलिए हम इन रूप परिवर्तन क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी हम देखेंगे। एक दो चीज और टॉपिक है, जैसे उपसर्ग है, प्रत्यय है। तो उपसर्ग प्रत्यय वाले शब्द भी इसी में आते हैं, क्योंकि उसमें जुड़ता है ना शब्द के अंदर, तो वह भी इसमें आता है। तो मैंने इसके अंदर आदि नहीं लगाया, तो आप आदि लगा लीजिएगा, आदि के आधार पर। साथ ही देखिए अक्षर क्या होता है। जब हमने पढ़ लिया, वर्ण हमने पढ़ा है, शब्द हमने पढ़ा है, ये सब कुछ हमने समझ लिया, तो अभी अक्षर क्या था, ये पद क्या होता है, निपात किसे कहते हैं। कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हम पढ़ते नहीं है, या कक्षाओं में व्याकरण में भी इनको शामिल नहीं किया जाता है या पढ़ाया नहीं जाता, ये मान लेते हैं, व्याकरण में तो है। वाक्य विचार देखते हैं। वाक्य विचार है वो भी 3 आधार पर है, क्रिया के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। क्रिया के आधार पर, जो क्रिया के अनुसार वाक्य में हो, कर्तृ, कर्म और भाव, इनको वाच्य भी कहा जाता है। अर्थ के आधार पर विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादि बोधक और इच्छार्थक वाक्य, संभावनार्थक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। इसके अलावा रचना के आधार पर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। साथ ही ये लगभग व्याकरण आ जाती है इसमें। और फिर उसके बाद में हम ये 1-2 टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार है, उपयोगी है। पदबंध बहुत उपयोगी होता है, मुहावरे भी बहुत आते हैं, लोकोक्तियां भी बहुत आती है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। संपूर्ण समय काफी लगेगा, 1 वर्ष तक भी लग सकता है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसे वीडियो बनाएंगे जो आने वाले 10 सालों तक उपयोगी बने रहें। याद रखिए साथियों, हिंदी को आगे बढ़ाना, हिंदी को जन जन तक पहुंचाना, ये मेरा उद्देश्य है। और सभी पढ़ें, हिंदी संस्कार की भाषा है, चाहे आपके सब्जेक्ट में हो, कोर्स में हो या ना हो, लेकिन हिंदी जरूर पढ़ें। फिर आएगा काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में अलंकार वगैरह हमारे शामिल होने लगे हैं, कक्षा 10 में आते हैं। साथ ही गुणदोष है, इनके बारे में एक आध कुछ हल्का फुल्का लिखा हुआ आता है। रस, रस जरूर आता है, बहुत बार देखा है हमने, सूरदास के पाठ में वात्सल्य रस का प्रभाव रहता है, कहीं कहीं श्रृंगार भी देखने को मिलता है। तो सारे रसों का भी के बारे में भी समझाएंगे आपको, छंद भी समझाएंगे आपको, जितने भी हो सकेंगे ना, हिंदी से रिलेटेड जो भी टॉपिक अपने व्याकरण का होगा, चाहे काव्य शास्त्र का होगा, पूरी तरह से आपको समझा दिया जाएगा। लेकिन साथियों, इसके लिए आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। और सहयोग करें, कैसे करेंगे आप सबको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बार बार बताना भी ठीक नहीं है, इसलिए आप समझ जाएं क्या करना है। धन्यवाद। जय सिया राम।